बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। इतनी ज़्यादा हमास ने इसराइल की कुट यानी जिसे कहते हैं ना मारा उनको बड़ी बुरी तरह कि इसराइल के मीडिया पर उनके मैरिव न्यूज़पेपर और दीगर जगहों पर कैन समेत हर जगह पर खबर ब्रेक हुई है कि नेतन्याहू ने एस्टैब्लिशमेंट को कहा है कि मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त मेरी एक होगी। इस पर इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है इस वक्त नेतन्याहू पर कि वो रिजाइन करे। कहा गया है कि हमास ने इतना मारा है इसराइल को कि सारी ताकत, सारे भरम, सब कुछ टूट गया है 75 सालों में। जो हमने एक बादशाहत कायम की थी, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। 824 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड के हमारे खिलाफ हैं। तो तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा और अब इंक्वायरियां खुलेंगी और अब सारा कुछ मामला होगा। नेतन्याहू ने कहा है कि मैं रिजाइन करने को तैयार हूं, शर्त मेरी एक है, अगर हमास के साथ हमारी ये जंग खत्म हो जाती है, कि लड़ाई एंड होती है, तो मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। दिस इज फाइनल। अगर आप इस सारी सूरत हाल में अगर समझते हैं कि मेरे जाने के बाद इसराइल बच सकता है तो ठीक है। अब यहाँ मामला बड़ा ही अजीबोगरीब पैदा हो गया है कि अगर नेतन्याहू ने ये शर्त रख दी है तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि इस वक्त इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये जो पॉज आया है, उन्होंने आखिरी मिनट तक कोशिश की, मुस्लिम ममालिक को डाला बीच में कि किसी तरह ये जो 4 दिन की जंग बंदी है ये ना हो, जो आज से हुई है सारा हुआ। इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो इस सारे मामले के अंदर काम ये कर रही हैं कि इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर रही हैं। उसके अलावा एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, बहुत बड़ा ऑपरेशन। नेतन्याहू इतनी जल्दी से नहीं जाने वाला। देखिए, ये कोई और मुल्क नहीं है। इसराइल के अंदर सिविलियन ही एस्टैब्लिशमेंट ऐसे में हुआ करती है, लेकिन जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होती है या मिलिट्री, वो एक हिस्सा होती है। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री चाहिए है। नेतन्याहू खुद इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक, जिसे कहते हैं, वो जो चंद लोग होते हैं जो दुनिया का फैसला करते हैं, उनमें नेतन्याहू शामिल है। लेकिन अब वो कमजोर हुआ है, पिछले काफी अरसे से वो बड़ा कमजोर हुआ। इसराइल में 5-6 इलेक्शन हो चुके हैं 2-2.5 साल में, वो बड़ा कमजोर हो चुका है। अब तक जो सारे का सारा मामला आया वो ये समझता है कि इंटेलिजेंस और मिलिट्री मिलकर मुझे निकाल रहे हैं, क्योंकि हमला होने वाला था, इन्होंने रोका नहीं, ये प्लान करे थे मुझे निकालने का। अब यहाँ जो असल कहानी हुई है वो बड़ी अजीबो गरीब है। नेतन्याहू ने कहा है फौज को कि आपने 4 दिन के बाद बदतरीन ऑपरेशन करना है, इतना ऑपरेशन करना है कि फलस्तीनियों को पैगाम दिया गया है कि अगर आप लोग चाहें तो आप हमास के खिलाफ खड़े हो जाएं, और उसके बाद अमेरिका की फोर्सेस, नेटो और सारी गारंटी जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर आकर रहेंगी, लेकिन ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये एक ट्रैप है फलस्तीनियों के लिए, बहुत बड़ा ट्रैप। नेतन्याहू का मसला ये है कि हमास ने उनको इतना नुकसान पहुंचाया, वो कह रहे जी मैं तो रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, फौज भी जिम्मेदारी अपनी ले, और उसके बाद जो इंक्वायरियां खुलेंगी उसमें सबसे पहले वो लोग पकड़े जाएं कि जिन्होंने इस हमले को रोका नहीं। यानी वो सीधा सीधा फौज को कह रहे हैं, वो सीधा सीधा इंटेलिजेंस इदारों, एयरफोर्स को कह रहा है कि तुम लोग भी इसमें रगड़े जाओगे। मैं तो जाऊंगा, तुम लोग को साथ ही लेकर जाऊंगा, बड़े बड़े लोगों को लेकर जाऊंगा जो मेरा प्लान निकालने का बनाकर बैठे, जिन्होंने मेरी पर्ची काटी हुई है और जिन्होंने कांटा लगाया हुआ है मुझ पर। अब कहानी ये है कि आपस में इनकी हो गई है बड़ी शदीद लड़ाई। इन्होंने अब करना है एक बड़ा ऑपरेशन। ये 4 दिन की जंगबंदी के बाद कैदी लेकर आएंगे और इसके बाद इन्होंने करना है बहुत बड़ा ऑपरेशन। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर ये ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि अभी तक जो डील हुई है वो तो सिर्फ 50 लोगों की हुई है और 250-300 के करीब हमास के पास लोग हैं, और वो भी अभी तक सिर्फ बच्चे और 19 साल की से जो कम लोग हैं वो रिहा किए जा रहे हैं। तो यहां पर जब ये लोग वापस आएंगे तो बाकी जो घर वाले बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? एक सवाल समझने वाला है ना। तो जो बाकी है घर वाले वो क्या करेंगे? वो झक मारने के लिए तो नहीं ना बैठे हुए, वो भी तो वेट कर रहे हैं ना। जो बाकी है 250 के करीब, 200, 250, वो कहेंगे हमारे बंदे कब आएंगे, उनके साथ भी डील करो। हमास 10-10 दिन करिए ताकि पूरा वर्ल्ड यूज टू हो जाए इस जंग का, कि ये जंग खत्म हो रही है। अब दूसरी जानिब आप ये देखें कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनके तो मफाद में था ये जंग होना, मुसलमानों को इन्वॉल्व करना, लड़ाई करवाना और सारी की सारी तंजीमें उलट देना। अब अगर नेतन्याहू क्यों ये रिजाइन करेगा? उसने कहा है कि मैं इसके साथ पार्टी की कयादत से भी इस्तीफा दूंगा, पॉलिटिक्स भी छोड़ दूंगा। इतनी बुरी तरह हमास ने उनका कैरियर
तबाह कर दिया है, इतने हमले किए, क्योंकि इस वक्त हालत ये है कि कुर्बानी का बकरा तो किसी ना किसी को बनना है। आप देखें कि हमास बज़ाहिर, अगर आप सारी सूरत हाल देखें तो कैदी वापस आ रहे हैं और जो आम फ़लस्तीनी है वो अपने घरों को लौट रहे हैं। गजा के अंदर जो बड़ी बात है कि वो अपने घरों को लौट रहे हैं, और अगर दोबारा यहाँ पर हमला होता है देन व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा? फिर इसका ये मतलब है कि दुनिया इजराइल को कहेगी कि तुम जंग चाहते थे, तुम लोग ये सारी तबाही चाहते थे, तो तुम लोग तो चाह ये रहे हो। नेतन्याहू को यहाँ से जाना पड़ेगा। नेतन्याहू कहता मैं जाऊंगा तो मैं फौज और बहुत सारे लोगों को बेनकाब करके जाऊंगा। कि इस पूरे खेल में जब उनको पता था, अब तो सारी दुनिया ने देख लिया ना, फाइनेंशियल टाइम्स से खबर ब्रेक कर दी कि उनकी फौज के जो निचले सतह पर लोअर रैंक के ऑफिसर्स थे या फ्रंट जो ट्रूप्स थे जो लड़ रहे थे, उन्होंने वीडियोस बना बना कर भेजी थी अपने यूनिट को, इंटेलिजेंस इदारों को, कि हम आज हमला करने वाले हैं, हम देख रहे रिहर्सल करें, इनको रोके। तो फौज ने नहीं रोका, क्योंकि फौज चाह रही थी कि हमला हो जाए तो हमारे मकासद बुरे हो जाए, हमें मौका मिले हमास को खत्म करने का, फिलिस्तीन पर कब्जा करने का, और नेतन्याहू को निकालने का सारा इल्जाम उस पर डालें कि वो अपनी फौज से लड़ पड़ा। अब वो कह रहा है कि ठीक है, अगर मुझ पर इतना दबाव है कि 97% अवाम जो है वो इसराइल की मेरे खिलाफ है, तो मैं तो जाऊंगा, लेकिन अगर ये जंग यहाँ पर खत्म होती है तो नेतन्याहू ने तो वो जंग खत्म नहीं होने देनी। देखिए वहां पर ऐसा थोड़ी है कि दौरान जंग आप कोई इस पर प्रेशराइज करें ना, वहां पर ऐसा है जी इत्तेहादियों को खत्म कर दिया, कोई फलाना हो गया, ये वो हो गया। नेतन्याहू के खिलाफ कोई अदम एतमाद आ गई या इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ कर लिया, वहां पर सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। इवन के नेतन्याहू की जो हुकूमत में वजीर है, उन्होंने कहा कि अगर ये जंगबंदी होती है तो हम तो रिजाइन कर देंगे। हमास इन 4 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि उन्होंने अभी तक जो लड़ाई लड़ी, उनकी लड़ाई की वजह से ही अभी तक इसराइल जो है वो घुटनों में है। उनके फौजी मारे गए, उनके टैंक्स तबाह, उनकी चीजें तबाह, उनका बहुत कुछ तबाह हुआ। इतना कुछ उनका तबाह हो गया कि जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अब इस सारी सूरत हाल में नेतन्याहू अगर जाएगा तो नेतन्याहू अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जाएगा, और वो कह रहे हैं कि जंग बंदी अगर हुई, अब वो आप ये देखिए लाइन ड्रॉ उसने कर दी है। वर्ल्ड पूरा कह रहे जंग बंदी करे, वो कहता है मैंने नहीं करनी। इसका मतलब है कि उसने 4 दिन बाद या 5 दिन बाद हमला करना है। अब वो हमला जो करना चाह रहा है वो बड़ा खतरनाक है। वो कहता थी हाँ हाँ मैंने हमला करना है और हमने लड़ाई करनी है, लेकिन सवाल ये है कि बाकी कैदियों का क्या? अगर ये आएंगे तो बाकी आएंगे। तो मेरी सूरत हाल में प्लान उनका वो कहाँ पर पहुंचेगा? वो जो गजा को पाक करना है जी हमने दहशतगर्दों से, वो जो इनको नैरेटिव बनाया हुआ था इन्होंने, उसका क्या बनेगा? और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो दुनिया है वो किस लेवल पर जाकर सपोर्ट करेगी। इसराइल के लिए मामलात काफी खराब हो गए हैं। अब इस लेवल पर आकर अगर वो घुटने टेक रहे हैं और घुटने टेकने के बाद उनके हालात इतने खराब हो चुके हैं, तो फिर आप ये समझ जाए कि उनके हाथ से चीजें निकल गई हैं। वो कह रहे हैं जी हमने फौज को देखना है, हमने बहुत सारी चीजों को देखना है। इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर दुनिया भर में इस वक्त नफरत पाई जाती है। और इवन के अर्दुगान ने यहां तक बात की, जो कि याद रखिएगा तुर्की ने अभी कुछ जासूस पकड़े हैं जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्होंने यहां पर यह बात कही है अर्दुगान ने। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू जैसा घटिया तरीन इंसान उन्होंने नहीं देखा। उसने कहा बहुत बड़ी गलती की हमने इस पर भरोसा किया। अब यहां पर देखिए बहुत सारी जो वीकनेस है वो सामने आ गई हैं। जो बड़ी खुफिया ताकतें वो तो लड़ रही हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर उन्होंने फैसला किया है, जो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन है वो ही असल में सोचते हैं कि मुस्लिम ममालिक चूंकि वो दर्द रखते हैं मुसलमानों के साथ, गजा के साथ भी, तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पर मुस्लिम फोर्सेस तो गई नहीं मदद करने के लिए, इसका मतलब है अकेले हमास ने उनको घुटनों पर गिरा लिया है। तो वो ईरान के थ्रू, वो रशिया के थ्रू, शाम के थ्रू, हिजबुल्ला के थ्रू पैसा फेंकते हैं मार्केट में, ब्लैक मार्केट में, ग्रे मार्केट में पैसा फेंकते हैं, हथियारों के लिए पैसा फेंकते हैं कि जाएं इनको दें, प्रोवाइड करें, और उसके बाद वो इसराइल से लड़े। ये असल में एक लेवल होता है जिसमें इसराइल को अब तक का बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए नेतन्याहू का सबसे बड़ा इस वक्त एक मसला बना हुआ है, वो क्रेडिट लेना चाह रहा था कि मैं अगले 10-12 साल से प्राइम मिनिस्टर बनूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके दौर के अंदर इसराइल ने बेपनाह तरक्की की है। उसके दौर में इसराइल का जो एस्टैब्लिशमेंट का मकाम था वो बड़ा ऊंचा गया है, क्योंकि वो परवाह नहीं करता कि मैं दहशतगर्दी कितनी करूं। लेकिन अब ये है कि कुर्सी की पावर होती है, अब कुर्सी उसकी टूटने वाली है।
वो तो रिजाइन करेगा, उसको तो जाना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि जंग रुकी, इसका मतलब है कि वो जंग नहीं रोकना चाह रहा। अब असल में देखिए होता क्या है कि फौज के अंदर जब इतने लोग मारे जाते हैं, ये जो खबरें आ रही हैं, आपको क्या लगता है फाइनेंशियल टाइम्स की खबर ऐसे लीक हो गई है? अगर ये फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबर है वो आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू खुद जो कि एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा, उस एस्टैब्लिशमेंट वाले हिस्से ने लीक नहीं की डाटा सारा? वरना किसी की जुर्रत है कि इतनी सीक्रेट खबर वो बाहर निकाल कर लेकर आए कि इस्राएल के इंटेलिजेंस इदारों को फौज के रैंक्स के ऑफिसर ने वीडियोस बना बना कर दी कि हमास हमला करने वाला है, और उन्होंने इस हमले को रोका नहीं और उन्होंने इग्नोर किया। साफ नजर आ रहा है नेतन्याहू को आप कोई आम खिलाड़ी ना समझे, वो बड़ा शातिर खिलाड़ी है, उसने बड़े साल हुकूमत की है, वो बहुत बड़े लेवल पर जाकर ये लड़ाई करना जानता है। उसने ये सारी सूरत हाल देखी है कि अगर मुझे निकालने के लिए सारी गेम सेट की गई है तो फिर मैं तो जाऊंगा, तो मैं तो इनको भी लेकर जाऊंगा। अभी तो मैंने बड़ा हमला करना है, क्योंकि इसके साथ इंक्वायरीज इंटरनेशनल सतह पर भी नेतन्याहू के खिलाफ खुलने वाली हैं। और जिस तरह अर्दोगान ने ऐलान किया है कि वो लॉयर्स जा रहे हैं उनके, और वो जाकर यूनाइटेड नेशन में जाएंगे और केस खुलेगा कि इन्होंने क्या क्या वहां पर हरकतें की, किस तरह आम लोगों को मारा, 14,000 बंदा आपने मार दिया, और वो सारा उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सारे का सारा मलबा। देखिए आप जो मर्जी कहते रहे कि जी वो बैठकर फौज मजबूत है या शिन बैत है या मुसाद है, आप जितनी मर्जी बातें करते रहे, आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है। पेपर पर वो हुक्मरान है, आर्मी चीफ हुक्मरान नहीं होता। पेपर पर वो हुक्मरान है, चाहे वो उसका जितना मर्जी असर और रसूख हो या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर उनका हो, सियासतदान वहां पर ज्यादा मजबूत है और उसको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए आप ये सोचें कि इतना आगे बढ़कर उसने कहा कि चीफ को पूछें, ये जिम्मेदार है, इसको जाना चाहिए घर। लेकिन अब उसके खिलाफ इतना मामला हो गया कि आवाम सड़कों पर है। अब ये जो डील हुई है, नेतन्याहू तो नहीं ना चाह रहा था, इसका मतलब है इस डील के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का इस्राएल की वो वाला हिस्सा जो नेतन्याहू को गिराना चाहता है। इस सारी डील में किसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है? नेतन्याहू का हुआ है, क्योंकि वो घुटनों में वो कह रहा था मैं डील नहीं होने दूंगा, वो कह रहा था फॉरगेट अबाउट एनी डील, वो कह रहे भूल जाए कोई डील होगी फलाना होगा, ये तो हम होने ही नहीं देंगे। उसने कहा मैं मारूंगा और मैं इबरत नाक दूंगा। वो सारी बातें तो भड़क थी, वो तो फूक थी और वो खत्म हो गई। देखिए जितना उसने इसराइल को मजबूत किया उतनी ज्यादा उसकी फौज कमजोर हो गई है। और जिस तरह मनाजिर खुलकर सामने आए हैं, यानी ये तो इसराइल की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो मामला आया है कि नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहा है कि हम इस जंग को कंटिन्यू करें, क्योंकि कंटिन्यू करें, मैं अगर यहाँ से रिजाइन किया तो मेरे खिलाफ चार्जेस होंगे, क्योंकि मेरे खिलाफ कोर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा, मेरे खिलाफ बहुत सारी और चीज़ें उनको इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी की सारी सूरत हाल और ये सारे मामलात इस्तेमाल किए जाएंगे। वो नहीं चाहता था ये डील हो, वो नहीं चाहता था कि हम घुटनों में गिरे। तारीख में ये याद रखा जाएगा कि ये इस तरह की लड़ाई हुई। अब वो कह रहा है कि अगर यहाँ पर लड़ाई रुक जाती है तो मैं रिजाइन करूंगा। तो लड़ाई किस, देखिए जो मर्जी आपके, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठता है, फौज के साथ उठता बैठता है, सब कुछ है, लेकिन आफ्टर ऑल हुक्मरान वही है इसराइल का, चला वही रहा है सब कुछ। अलग बात है कि निचली सतह पर कुछ उसकी बातें मानी जाएंगी, कुछ उसकी नहीं बातें मानी जाएंगी, लेकिन इस वक्त जो पावर है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नेतन्याहू ही है, वही इस वक्त चार्ज कर रहा है, उसी के हक से फैसला हुआ। क्योंकि ये जो डील हुई है वो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है मतलब नेतन्याहू ने अप्रूवल दिया है, चाहे जैसे मर्जी हो। तो अब इस सूरत हाल में एक ये भी मामला सामने आ सकता है कि उसको ये लग रहा है कि ये जो वीडियोस हैं, यानी बहुत सतह पर जो जिस तरह का फौज को ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहिए था उसने वो नहीं किया, और जिस तरह हमास ने वीडियोस जारी की हैं, उनके लोग जो हैं वो यानी इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं, तो उसको ये लग रहा है कि इतनी बदनामी हो रही है, इतनी हमारी ताकत का भरम तो चाहे वो सारे का सारा टूट गया है, तो हमने इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना। अभी वो चाहेगा कि 50 कैदियों के बाद कोई मजीद डील ना हो। अगर 50 कैदी हैं तो ठीक है, इसके बाद ना हो, लेकिन सवाल ये है कि जिन्होंने पहले डील करवा दी है वो लोगों को सड़कों पर ले आए हैं, मीडिया के अंदर नैरेटिव बन रहा है, तो वो क्या बाकी नहीं करेंगे? नेतन्याहू को अगर सरवाइव करना है, देखिए इतनी आसानी से वो जाने वाला नहीं है। अगर वो रिजाइन करके जाता है तो वो फिर आर्मी और साथ इंटेलिजेंस के चीफ को भी लेकर जाएगा। ये उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो दुनिया को कहेगा कि अगर मैं जिम्मेदार हूं तो मेरा किस तरह है, सिक्योरिटी तो तुमने देनी थी, तुम्हें ये सब कुछ मिला था, तुम्हारी इंटेलिजेंस फेल हुई है, तुम कहो कि जिम्मेदारी ले रही, मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हो,
तुम बनो, तुम कहो कि मैं नाकाम हो। शिन बैत के चीफ को इसने कहा था ना, उसने जाहिर सी बात है सिविलियन वहां पर स्ट्रॉन्ग है, उसने कहा तो उसने माफी मांगी थी आकर। उसने कहा ये जब जंग खत्म हो जाएगी तो फिर हम बात करेंगे। अब सबको यहाँ कहीं ना कहीं परेशानी है कि अगर ये जंग रुक जाती है तो बड़े बड़ों की इंक्वायरियां खुल जाएंगी, करप्शन के केसेस और नाहलियां खुलेंगी और इसमें बड़े बड़े रगड़े जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।